everyone, welcome to Free Study. So today we will start from the next pages and पेज नंबर 71 to 90 करेंगे. ओके तो पहले 71 to 80 पेजेस करेंगे. दीज आर द पेजेस अकॉर्डिंग टू इनसाइट्स IAS PDF एंड मैंने नोट्स बनाए हैं. नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ. 71 to 80 करेंगे पहले एंड देन इसी वीडियो के अंदर आपको 81 to 90 पेजेस भी मिलेंगे. ओके सो यहाँ से देख के ये मत सोचिएगा कि बस 80 पेज तक ही कराया जाएगा. पहले 71 to 80 देन 81 to 90 दोनों वीडियोस जो है वो मर्ज कर दी गई हैं. ओके सो स्टार्ट करते हैं एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करें. उससे पहले बेल आइकॉन प्रेस करें. वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें. कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए. चलिए सबसे पहले टॉपिक है दैट वाई US प्रेसिडेंट पोल मैटर्स टू इंडिया. आप सभी को पता होगा कि लास्ट मंथ जो है वो US के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए थे जिसके अंदर ट्रम्प जो थे वो हार गए एंड जॉय बिडेन जो थे वो जीत गए. तो ये जो प्रेसिडेंट पोल थे क्या ये इंडिया के लिए मैटर करते हैं या नहीं, ये अक्टूबर के नज़रिए से आपको देखने हैं. ओके तो देखिए जो रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलेटरल एंगेजमेंट से ज़्यादा है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या जैसे कि एक बीका समझौता हुआ था उससे पहले भी 3-4 हुए हैं. तो सिर्फ उससे बढ़कर ही नहीं, हमें कुछ और आगे भी देखना होगा, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, स्ट्रैटेजिकली हो या फिर सोशली हो. हमें देखना होगा ट्रेड क्या है, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जैसे कि हम H1B वीज़ा ये सब देखते रहते हैं. कौन कौन से स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ हैं. एंड इंडिया का जो डायस्पोरा है वो US के अंदर बहुत सक्सेसफुल है. एंड आप सभी को पता है जो इंडियंस होते हैं वो जन्मभूमि एंड कर्म भूमि के बीच में एक क्लोज़र बॉन्डिंग होती है. तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो US के अंदर भी रहते हैं. तो अब आगे क्या है, आगे यही है कि जो इलेक्शन का इम्पैक्ट होगा क्या उसका इंडिया के रिलेशंस विद चाइना पर फ़र्क पड़ेगा. क्योंकि US एंड चाइना के बीच में ट्रेड वॉर काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है. लेकिन अगर मान लीजिए इस टाइम पर हम US का साथ देते हैं, थिंक अकॉर्डिंग टू अक्टूबर मंथ, क्योंकि अक्टूबर में आपकी कंपाइलेशन आई थी, अक्टूबर का मंथ का कंपाइलेशन है ये, तो ये तब का करंट अफेयर्स है. तो अगर हम उस कंट्री के साथ में रहते हुए अपनी जो पड़ोसी देश है चाइना, हालांकि वो भी कितना पड़ोसी है तो वो LAC इश्यूज़ वगैरह पे दिखता रहता है. लेकिन जो ये टॉपिक है इसके अंदर यही समझाया गया है कि इसका जो इम्पैक्ट है इंडिया के रिलेशंस जो है चाइना के साथ वो उन पर भी असर हो सकता है. तो 1971 में एक ट्रीटी हुई थी, इंडो सोवियन ट्रीटी, एंड जिसमें US ने जो था वो हमारा साथ ना देके पाकिस्तान का साथ दिया था. एंड बिगनिंग हुई थी एक वॉशिंगटन बीजिंग एंटेंट की. तो ये हमें कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. अब जो जॉय बिडेन एंड जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दोनों के दोनों को ही पता है कि खतरा तो है चाइना से. अब ट्रंप टू, अगर जो ट्रंप जो है वो दूसरी बार आते तो वो चाइना को बहुत ही एग्रेसिवली काउंटर करते, जैसे कि सैंक्शंस लगाना एंड ऑल. लेकिन जो जॉय बिडेन है वो कॉन्गेजमेंट के साथ चलते हैं. नाउ दिस इज़ अ न्यू वर्ड. कॉन्गेजमेंट जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज़ कंटेनमेंट एंड इंगेजमेंट. तो वो क्या करेंगे, मिलकर भी चल सकते हैं. मीन्स उनका क्या रहता है, देखिए अब तो वो पहले नहीं कहा जा सकता, जो भी अब नेक्स्ट ईयर्स होंगे उनमें पता चलेगा. अगर हम इंडिया एंड US प्रेसिडेंट्स के हिस्टोरिकल टाइज देखें तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से ही अफेक्शनेट रहे हैं. जैसे 1960 के टाइम पे जॉन F कैनेडी थे जब 1962 में युद्ध हुआ था. देन जॉर्ज W बुश थे 2000 के अंदर. तो दोनों ने ही, जो न्यू दिल्ली था, अभी भी न्यू दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर बना हुआ है, तो दोनों ही ओकेजन्स पर जो चाइना का जो खतरा था वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करा था. सो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा. इसके साथ प्लस डायग्राम हमें करनी है तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगी. मैंने PDFs के जो वो है स्क्रीनशॉट्स हैं वो ले लिए हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ. चलिए नेक्स्ट करते हैं. FATF काफ़ी साल से, एक्चुअली ये पिछले साल से हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट के अंदर है. अभी से नहीं है बल्कि जून 2018 से है. FATF जो है वो 1989 में बना था. जो G7 कंट्रीज़ हैं उनका ये इनिशिएटिव था. एंड FATF एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, कोशिश करती है कि लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो हैं वो लाए जा सकें. हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है. अब जो FATF है उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके फंक्शंस 2 मेन फंक्शंस हैं. सबसे पहले जो मेन फंक्शन था वो यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग आपने जो केस था सुशांत सिंह राजपूत, उससे थोड़ा बहुत काफ़ी लोगों को समझ में आया है कि पैसों के लिए कुछ भी मीन्स किसी को ब्लैकमेल एंड ऑल करना. देन 2001 में FATF के अंदर टेरर फाइनेंसिंग भी ऐड कर दिया गया था कि अगर कोई कंट्री टेरर को फाइनेंस करती है तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे. अब सैंक्शंस ये लगाते हैं या नहीं लगाते वो भी हमने काफ़ी डिटेल में किया हुआ है. नाउ
2012 में ये भी डाला गया कि अगर कोई ऐसे चीज़ों का फाइनेंसिंग करता है जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन्स बना रहे हैं, तो वो भी FATF उनको काउंटर करेगा। नाउ FATF के अंदर 37 मेंबर जुरिस्डिक्शन है एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ब्लैक लिस्ट के अंदर कौन सी कंट्रीज डाली जाती हैं? जो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होती, एंड अभी जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में है। नाउ ग्रे लिस्ट जो है वो थोड़ा मीन्स जैसे जो पाकिस्तान है उसको इसीलिए डाला गया क्योंकि वो टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर पाए गए, इन्वॉल्व थे। एंड अब इनके ऊपर क्या मीन्स अभी पाकिस्तान क्या फेस कर रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड इनकी कम हुई है, इंटरनेशनल बॉयकॉट हुआ है। डायग्राम मैं आपको अभी दिखाऊंगी इसी के अंदर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को 741 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो दे दिए हैं, ताकि इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो अप्रूव किए जा सकें, वो हो सकें। एंड ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसे ब्रिक्स जो कंट्री हैं वो ऑपरेट करती हैं, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नाउ जो 5वीं ब्रिक्स समिट हुई थी डरबन के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर है 2013 में, तब डिसाइड हुआ था कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो बनाया जाए। फिर इसे 2014 में बनाया गया, जब छठी समिट चल रही थी, 6 समिट चल रही थी फोर्टलीजा ब्राज़ील के अंदर। इसका मेन एम यही है, फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करना। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना के अंदर है। 2018 में इन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला था। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर कोई भी वीटो पावर नहीं होती, सबको जितना जिसका कैपिटल शेयर है उसी के अकॉर्डिंग वोटिंग राइट्स मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, चाइना स्लैम्स क्वाड एज अ क्लोज्ड क्लिक। तो ये भी हम लास्ट टाइम से पढ़ रहे हैं कि चाइना को बहुत दिक्कत है क्वाड कंट्री से। एंड क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं, US, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये इंडो पैसिफिक नेशंस के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, सॉरी नॉट फाइनेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है, ये फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे वो टोक्यो के अंदर मिले। एंड चाइना इसको देखिए आसियान नाटो कहता है, एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज कहता है। तो ये हमने पिछले साल से ही हम इसको कर रहे हैं। तो ये काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं। तो आप अगर कंटिन्यूसली वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपके काफ़ी टॉपिक्स हर बार रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, तो चाइना जो है वो अपोज कर रहा है कि ये थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को हार्म करने के लिए बना रही है। चाइना को दिक्कत क्या है? चाइना को दिक्कत ये है कि इंडो पैसिफिक के अंदर उनका एग्रेसिव बिहेवियर होता है। चाहे साउथ चाइना सी के अंदर देखें हम, वहाँ पे इन्हें वियतनाम से, फिलिपीन से, स्पार्सली आइलैंड्स हो गए, पैरासेल आइलैंड्स हो गए, सबके अकॉर्डिंग दिक्कत है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया में हो गया। देन ये क्वाड को क्या कहते हैं कि एशियन नाटो है, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वाड के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्वाड को सबसे पहले जापानीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, उन्होंने इसका आइडिया दिया था 2007 में, लेकिन उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया नहीं माना था। देन ऑस्ट्रेलिया को मनाया गया, या ऑस्ट्रेलिया मान गया। एंड अब क्वाड जो है वो एक ग्रुप है लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का, जिनका आपस में इंटरेस्ट है। एंड ये लोग अवेयरनेस, मैरी टाइम सिक्योरिटी, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक तो थोड़ा ओशियन से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इंडिया ने 270 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो साइन किए हैं, ताकि वो अर्बन सर्विसेज जो हैं वो इम्प्रूव कर सकें। 64 एमपी इज़ हियर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 64 जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं उनमें अर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए 270 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब थोड़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। ये 1966 में बना था, 19 दिसंबर को। रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। रीजनल डेवलपमेंट मतलब बैंक का मतलब इस पर्टिकुलर क्षेत्र के डेवलपमेंट करेगा। UN ऑब्जर्वर भी है। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स ध्यान रखिएगा, जैसे आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका जो वो है वो कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस के अंदर। एंड जो आपका जस्ट अ मिनट, जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक था जो ब्रिक्स समिट का है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ था, शंघाई चाइना के अंदर। मैंने दिखाया तो था, हाँ जी ये रहा, ये है आपका शंघाई चाइना के अंदर, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिए, कुछ ट्रिक्स बना लीजिए या तो। चलिए
ऐसे ध्यान रख सकते हैं न्यू न्यू काम जो है वो चाइना करता रहता है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई चाइना के अंदर है, एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो आपका मनीला फिलीपींस के अंदर है। ये 1966 में बन गया था। अब इसके अंदर मेंबर्स होते हैं यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के, पहले इसका नाम ई कैफे होता था, दैट इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल एकोमोडेशन। तो अब वो नहीं है तो इसको रहने दीजिए, बस आप यही लर्न कीजिए। नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़ भी होती हैं, 68 मेंबर्स हैं, जिनमें से 49 तो एशिया के अंदर से ही हैं। अब इसमें जो वोटिंग राइट्स हैं वो कैपिटल के अकॉर्डिंग ही होती हैं। 31 दिसंबर 2019 की बात करें तो जापान एंड यूएस के पास 15.9% शेयर्स थे दोनों के, चाइना के पास 66.4%, देन इंडिया के पास 6.3 एंड ऑस्ट्रेलिया के पास 5.8। तो इसको ध्यान रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के काम क्या क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का काम है गरीबी को कम करना है, लोन्स ग्रांट्स इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखना है, मैनेजमेंट करनी है नेचुरल रिसोर्सेज की अच्छे से, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाना है। सारे गुड पॉइंट्स आपको लिख देने। ये जो गुड पॉइंट्स होते हैं ना, इनको आप एक पेज पे आपके हार्डली 2 या 3 दिन लगेंगे, एक पेज पे लिखना शुरू कीजिए, सभी गुड पॉइंट्स वहाँ पे ऐड करते जाइए। कोई भी क्वेश्चन आए मेंस के अंदर तो आप कुछ पॉइंट्स जो है वो कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका तरीका है, अगर आपको एज इट इज़ ये लर्न करने हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए आप पढ़ेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो 7th जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, जिसे यूनियन लॉ मिनिस्टर श्री रवि शंकर प्रसाद ने 16 अक्टूबर 2020 को होस्ट किया। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2001 में बनी थी, 15 जून 2001 को। एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब ये बनी थी 2001 में तो 6 कंट्रीज़ थी। मैंने आपको पहले भी इसका ट्रिक बताया था, आज भी मैं बताऊंगी आपको। इसके अंदर देखिए पाकिस्तान एंड इंडिया बाद में आएंगे, बाकी सारे तान तान आपको ऐड कर देने, लेकिन अफगानिस्तान को ऐड नहीं करना। ठीक है, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड चाइना एंड रशिया। और यही जो है वो इसकी लैंग्वेज भी है, चाइनीज़ एंड रशियन। अब इसको शंघाई 5 मैकेनिज्म इसके अंदर चलता है। एससीओ चार्टर जो था वो साइन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर 2002 में, एंड फिर वो फोर्स में आया था 2003 में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस दो हैं, रशियन एंड चाइनीज़। इनके मेन एम क्या है? तो देखिए यहाँ पे आप कुछ कुछ कॉमन लिख सकते हैं, जैसे कि पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी बनाना। तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसके एम कुछ इस तरीके से ही होते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस बनाना, कॉपरेशन करना, इकोनॉमी, ट्रेड सबके अंदर। ठीक है, डेमोक्रेटिक्स, फेयर एंड इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करना। अब इसके अंदर 8 मेंबर स्टेट्स हैं, जो हमने ऊपर 6 पढ़े। ठीक है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, और कौन सा पढ़ा था? रशिया एंड चाइना। उसके साथ आप ऐड कर दीजिए इंडिया एंड पाकिस्तान को। 4 ऑब्जर्वर की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, या नहीं भी बताई हो तो बीमा है इसकी ट्रिक। बी से आपका बेलारस, आई से है ईरान, एम से है मंगोलिया, ए से है अफगानिस्तान। देन देखिए इसके अंदर 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। अजरबैजान एंड अर्मेनिया, दोनों कंट्रीज़ के बीच में अभी लड़ाई हुई थी, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। देन आपका है कैम्बोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका। तो इन चारों का नाम लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। FAO फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की 75th एनिवर्सरी मनी है, कब? 16 अक्टूबर 2020 को। एंड इंडिया ने 75 रुपीज़ का एक कॉमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया, ताकि इस ओकेजन को ध्यान में रखा जा सके। अब इंडिया एंड जो आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ICS ऑफिसर थे एक डॉक्टर विनय रंजन सेन, जो कि इसके डायरेक्टर जनरल रहे 1956 से 1967 तक, तो 11 साल वो रहे थे। देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इसी साल मिला है 2020 में। देन इंडिया के जो प्रपोजल्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ईयर बना था पल्सेस का 2016 में, देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बना था 2013 में, तो इसे भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ही इंडोर्स किया था। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली के अंदर है। ठीक है, एंड ये 16 अक्टूबर 1945 को बनी थी। गोल यही है फूड सिक्योरिटी, एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ्स को अचीव करना। देखिए आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं कि फूड हम खाने कहाँ जा रहे हैं? इटली जा रहे हैं, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका तरीका है, अगर आपको देखिए अच्छा लगता है कोई ट्रिक तो लर्न कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड प्रोग्राम्स देखें। सबसे पहले है जैसे कि ग्लोबल रिपोर्ट ये देते हैं फूड क्राइसिस पर। हर 2 साल में स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। कॉडेक्स एलिमेंटेरियस जो कि स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस डेवलप करती है, ये कमीशन थी, क्रिएट की गई थी 1961 में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट की थी। 1996 में फूड एंड एग्रीकल्चर
ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड फूड समिट भी साइन की थी, रोम डिक्लेरेशन भी साइन किया था, जिसमें कहा था कि 2015 तक हम लोगों को हंगर से हाफ कर देंगे, मतलब आधे लोगों को तो हम हंगर से बचा लेंगे। 2014 में राइट टू फूड गाइडलाइंस भी आई। 1952 में इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन आया। फिर प्लांट ट्रीटी, सीड ट्रीटी आई, ठीक है। 2004 के अंदर ITPGRFA आया, दैट इज इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। देन आपको गियाज याद होंगे, दैट इज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम पार्टनर इनिशिएटिव, ये भी 2002 के अंदर आया। अब ये टोटली लर्निंग वाला है, ये सभी जो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं ये आपको लर्न करनी। सो इंडिया ने डेजिग्नेट किया वाइस चेयरमैनशिप की पोस्ट ऑफ OECD वर्किंग ग्रुप ऑन GLP। तो OECD है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, एंड GLP है आपका गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस। गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस एक क्वालिटी सिस्टम है जो कि OECD ने ही बनाया है, ताकि जो भी डाटा जनरेट होता है किसी केमिकल के लिए, किसी फार्मास्यूटिकल के लिए, या किसी एग्रोकेमिकल एडिटिव्स, किसी भी चीज़ के लिए जो इनसे थोड़ा रिलेट करता हो, तो उसको चेक करने का एक क्वालिटी सिस्टम बनाया है। नाउ इसके अंदर एक आपका है नेशनल GLP कंप्लायंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया था 2002 में। तो ये एक नेशनल बॉडी है जो कि GLP सर्टिफिकेशन देती है। टेस्ट करने के बाद आपका जो जो भी ये केमिकल्स होंगे, जो भी हमने अब कैटेगरीज के पढ़े, तो जो भी केमिकल्स होंगे उनको चेक करने के बाद ये GLP सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देन देखिए UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो पाकिस्तान एंड जो नेपाल हैं वो दोबारा से री इलेक्ट हो गए हैं। चाइना भी काफ़ी कम मार्जिन से जीत गया, साउथ अरेबिया हार गया है, ठीक है। तो कौन कौन जीत गए हैं? हमारे सारे पड़ोसी देश जीत गए, पाकिस्तान भी जीत गया है, नेपाल भी, चाइना भी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ओके। तो इसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या क्या है? तो आपकी जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके अंदर 47 मेंबर्स होते हैं, हर साल सीट फिल की जाती हैं, 3 साल तक ये सर्व करते हैं, एंड कंट्रीज़ को डिसअलाउ भी कर दिया जाता है, मींस दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बाद जो सीट है वो नहीं मिलती। नाउ UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, रिव्यू करते हैं ये सभी 193 UN मेंबर स्टेट्स का, जिसे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू भी कहते हैं। एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन भी होती है कि अगर कोई कंट्री वॉयलेट करती है लॉज को, रूल्स को। अब रिफॉर्म्स की भी इसके अंदर ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स अकॉर्ड जो है साउथ अरेबिया, चाइना, रशिया का, वो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। कभी कभी कुछ कंट्रीज़ फॉलो नहीं करते, कंप्लायंस नहीं होता है प्रॉपर रूल्स का, एंड कुछ पावरफुल नेशंस हैं जैसे कि US, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करते। देन देखिए द एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, तो द एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप जो है, तो सऊदी अरेबिया ने पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग की है G20 की वर्चुअली। इस बार पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो G20 लीडर्स ने इसे इस्टेब्लिश किया था एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप को टोरंटो समिट के अंदर 2010 में। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती है, UN के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, एंड IMF के साथ। देन FATF आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया। G20 के अंदर 85% वर्ल्ड GDP आती है, 2/3 पॉपुलेशन। 1997-1998 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे तब ये बनाई गई थी। G20+ भी बनाई गई है, अभी G21-23 भी हमने लास्ट ईयर करी थी। तो डेवलपिंग नेशंस हैं इसके अंदर सभी, 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है, 26% वर्ल्ड का एग्रीकल्चर, एंड 70% फार्मर्स। देन देखिए पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट पर ही रहेगा। FATF क्या होता है अभी हमने किया, 1989 में बना, G7 ने बनाया, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। पाकिस्तान फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा, मीन्स इसके ऊपर सैंक्शंस लगते रहेंगे IMF, WTO, ADB के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 6 ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया। 21 जो है वो तो एड्रेस कर ली 27 में से, लेकिन 6 नहीं हो पाई। तो सेम टॉपिक हमने किया है सेम PDF के अंदर, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। क्या क्या पॉइंट्स फेल हो गए? एक तो देखिए जो कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या जो कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनका लिंक है टेरर ग्रुप्स के साथ, एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल ने उन्हें बैन किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। दूसरा, जो लश्कर ए तैयबा चीफ हैं हाफिज़ सईद, एंड जो आपके लश्कर ए तैयबा ऑपरेटर चीफ हैं ज़की उर रहमान लखवी, एंड जो जैश ए मोहम्मद चीफ हैं मसूद अजहर, तो इनका भी प्रोसिक्यूशन में डिले कर रहा है पाकिस्तान इस वजह से।
देन देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया जो है भी देखिए इसका ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया तो इसके बारे में आपको न्यूज़ वैसे मिल भी गई होगी। अभी जो है नवंबर का जब कंपाइलेशन आएगा तब हम करेंगे, ये अक्टूबर का कंपाइलेशन है। देन देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिली है श्री अपूर्वा चंद्रा को गवर्निंग बॉडी के अंदर। एंड ये भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, एजेंडा वगैरह बनाती रहती है। एंड जिनेवा के अंदर मिले थे, 3 बार मिलते हैं एक साल के अंदर। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बनी थी। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी 1919 में, तब जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी। 1946 में ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी मिली। नोबेल प्राइज़ मिला 1969 में। एंड यही एक ट्रिपार्टाइट यूएन एजेंसी है। देन देखिए इसकी 2 रिपोर्ट्स आती हैं, एक आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा। दूसरी आती है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। चलिए अभी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हम नेक्स्ट पीडीएफ के अंदर पढ़ते हैं। चलिए तो अब देखेंगे हम सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, दैट इज़ SIAC। नाउ जो रूल्स हैं अमेजन के फेवर में आए एंड जो फ्यूचर रिलायंस है उनकी डील को होल्ड पर रख दिया गया है। तो देखते हैं कि क्यों सिंगापुर में जाते हैं केसेस को सुलझाने के लिए। तो ये जो ऑर्डर है अब फ्यूचर ग्रुप और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है वो जो 24,713 करोड़ की जो डील साइन हुई थी अगस्त के अंदर कि वो अपने रिटेल, होलसेल एंड जो लॉजिस्टिक्स हैं वो रिलायंस रिटेल को भेजेंगे, तो उस पर थोड़ी रोक लगा दी गई है। नाउ व्हाई डिड अमेजोन जो है, अमेजोन क्यों पहुंच गया सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर? क्योंकि ये एक आर्बिट्रेशन कराती है, एप्लीकेशन रूल्स हैं इसके अंदर, सीट है आर्बिट्रेशन की। एंड अब जो अमेजोन एंड जो फ्यूचर ग्रुप हैं वो एग्री हो गए कि वो अपने डिस्प्यूट को वहाँ लेकर जाएंगे। एंड एक बार जब डिस्प्यूट वहाँ पर चला गया तो फिर एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को सेटअप किया जाता है जिसके अंदर 3 मेंबर ट्रिब्यूनल होते हैं। दोनों पार्टीज जो है वो एक एक मेंबर अपॉइंट करती है। एंड जो थर्ड पार्टी होती है उसको भी अपॉइंट करते हैं बाय द 2 नॉमिनीज। एंड अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर आपकी जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल है वो इसको देखती है, ठीक है। तो ऐसा इमरजेंसी आर्बिट्रेटर कब अपॉइंट होता है? तो वो भी सिंगापुर जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, अगर मान लीजिए इमरजेंसी रिलीफ चाहिए। एंड इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी मैकेनिज्म नहीं है इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का। एंड पार्टीज जो हैं अगर मान लीजिए वो चाहती हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी सुलझ जाए तो वो वहाँ पर जाती हैं। एंड अगर मान लीजिए वहाँ पर काम नहीं हो पाता है तो फिर वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। तो सिंगापुर के अंदर जाकर ही क्यों आर्बिट्रेशन कराते हैं, मीन्स समझौता होता है, तो क्योंकि एक तो इंडियन कोर्ट्स का जो मोराले है वो काफ़ी डाउन रहता है, काफ़ी केसेस जो है वो पहले से ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। फिर सिंगापुर को माना जाता है कि भाई ये न्यूट्रल ग्राउंड है, किसी के पास किसी की ऐसा नहीं है कि किसी के फेवर में कोई रिजल्ट देंगे। एंड लॉ अच्छा है, क्विक है, फेयर है, जस्ट है, तो इसीलिए वहाँ पे जाते हैं। 2019 की भी एक एनुअल रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर कहा था कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा उसको सिंगापुर का जो आर्बिट्रेशन सेंटर है उसे यूज़ करता है। 485 केसेस वहाँ पर पहले से ही हैं। देन इंडिया का जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है वो मुंबई के अंदर है। SIAC जो है, जो सिंगापुर है, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आर्बिट्रेशन कराते हैं ये किसके अकॉर्डिंग? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ आर्बिट्रेशन रूल के अकॉर्डिंग। देन देखिए यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो टर्की के खिलाफ हो गया है। क्यों खिलाफ हो गया है? क्योंकि जो टर्किश के जो प्रेसिडेंट है रिसेप तय्यिप एर्डोगन, इन्होंने कहा है कि हम फ्रेंच गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। अब बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है, टर्की ने एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन की थी 1987 में। एंड फिर यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था 2005 में, लेकिन बातें तभी से क्या है, बंद है, मीन्स तब से कुछ नहीं हुआ। नाउ यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 कंट्रीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक की तरह एक तरीके से काम करती हैं, मीन्स आपस में ट्रेड करते हैं वो लोग फ्री में। 27 कंट्रीज़ यूरोप के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। एंड इसका थोड़ा हम जानते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। तो 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इस्टेब्लिश हुई थी। देन 1951 में पहले इस ग्रुप को कहा जाता था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। फिर 1957 में ये बन गई थी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। 1993 में एक मास्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन कहते हैं। 2009 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुई जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन को बहुत सारी पावर्स दी गई कि वो ट्रीटीज साइन कर सकते हैं, बॉर्डर पेट्रोलिंग कर सकते हैं, सिक्योरिटी एंड बाकी इन्फोर्समेंट प्रोविजंस भी कर सकते हैं। सो GS2 के टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम GS3 करेंगे। तो कमत पैनल रिपोर्ट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूछा है गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से
तो ये कमेटी इसीलिए सेटअप हुई थी ताकि जो लोन्स हैं उसका रीस्ट्रक्चरिंग हो सके, बिकॉज काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो कि कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हैं। एंड जो कमेटी थी उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया था कि एक तो ग्रेडेड अप्रोच होनी चाहिए। बैंक्स जो हैं वो अपने अकाउंट्स को बताएं कौन से अकाउंट्स उनके माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, सेवरे हैं, एंड 5 फाइनेंशियल पैरामीटर्स लें ताकि वो देख सकें कि काफ़ी सारे सेक्टर्स जो हैं उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब है। हेल्थ कैसे ख़राब है? क्योंकि वो डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं। कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं? जैसे कि उनकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, डेप्ट कितना है, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो कितना है, करंट रेशो कितना है, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशन कितना है, रेशो कितना है, तो ये सब देखना होगा। 27 सेक्टर्स को इस कमेटी ने रिकमेंड किया है। नाउ ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा? वो लोन्स जो कि 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा हों, जो इम्पैक्ट हुए हों कोविड-19 की वजह से, एंड सिर्फ वही बोरोवर्स क्लासीफाई किए जाएंगे स्टैंडर्ड्स एंड अरियर्स के साथ जिनके अरियर्स जो हैं वो 30 दिन से कम हो या फिर मार्च 2020 तक हों, वही एलिजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन तभी लगाया गया था, तो इसलिए ये डेट डिसाइड की गई है। अब ये मेज़र ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। अराउंड 15.52 लाख करोड़ तो कोविड के बाद है। कोविड से पहले ही 22.20 लाख करोड़ का इनके पास पहले से डेप्ट था, तो टोटल 37.72 जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो स्ट्रेस के अंदर है। इसके अंदर रिटेल ट्रेड भी आते हैं, होलसेल ट्रेड, रोड्स, टेक्सटाइल्स, ये सभी लोग क्या हैं, स्ट्रेस के अंदर हैं। प्री कोविड से पहले जो आप हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थी, पावर, स्टील, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब देखते हैं एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो सेबी ने जो रूल्स हैं वो थोड़े टाइट कर दिए हैं एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स के लिए, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा वो एसेस ना कर पाएँ। चेंजेस क्या हैं? बैंक्स को सभी के सभी बॉन्ड्स जो हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब इशू करने होंगे। सभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड एक मिनिमम अलॉटमेंट साइज़ होना चाहिए, एंड ट्रेडिंग साइज़ होना चाहिए ₹1 करोड़ का। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि दूसरे लोगों के बेसिस पर पैसे इन्वेस्ट करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशंस हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स जो हैं वो बेसल थर्ड फ्रेमवर्क के अंदर बने थे। एक्चुअली बैंक की रेगुलेटरी कैपिटल दो तरीके की होती है, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 के अंदर कॉमन इक्विटी आती है एंड एडिशनल कैपिटल आती है। एडिशनल कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि अनसिक्योर्ड है, परपैचुअल है, एंड बैंक्स उसे इशू करते हैं ताकि वो अपने कोर कैपिटल को बढ़ा सकें, ताकि बेसल थर्ड नॉर्म्स को भी फुलफिल कर सकें। एडिशनल टायर 1 जो बॉन्ड्स होते हैं, ये इनके जो रेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मीन्स कोई मैच्योरिटी डेट भी नहीं होती, बैंक के पास ऑप्शन भी होता है कि वो आपको कभी भी बुला के अपने पैसे वापस भी मांग सकते हैं, एंड हाइयर यील्ड होता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड्स को होल्ड भी कर सकते हैं, एंड जो रेटिंग होती है वो 1 to 4 नोचेज होती है, मींस कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिक्योर्ड बॉन्ड सीरीज। तो काफ़ी कम लोग इनको खरीद पाते हैं। दो रिस्क भी होते हैं। एक तो इशुइंग बैंक के पास डिस्क्रिशन होती है कि वो चाहे तो कूपन पेमेंट को स्किप भी कर सकते हैं, एंड सिर्फ तभी रिजर्व्स में से पे करेंगे अगर लॉस होंगे। बैंक को एक कॉमन इक्विटी भी मेंटेन करनी होती है, टायर 1 रेशो 5.5% की। ओके, सो ये आप थोड़ा और रमेश सिंह से पढ़ सकते हैं। अगर आपको थोड़ी कम इसके बारे में नॉलेज है तो आपको ये वहाँ पे बैंकिंग के चैप्टर में मिल जाएगा। जो एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स हैं तो ये क्वासी इक्विटी हो गए। इसके अंदर हमने दो पॉइंट पढ़े, कॉमन इक्विटी एंड एडिशनल कैपिटल। कॉमन इक्विटी मींस इसके अंदर सिर्फ इक्विटी कैपिटल ही होगी, एंड इसके अंदर देखिए रिटर्न्स तभी मिलेंगे अगर बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा। एडिशनल कैपिटल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके अंदर फिक्स्ड कूपन मिलता है, क्योंकि डेप्ट के अंदर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इक्विटी मीन्स आप एक तरीके से शेयर होल्डर्स हो गए, तो अगर अच्छा काम होगा तो फिर पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, तो प्रॉफिट में से हिस्सा हो जाता है, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स। देन देखिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, तो LTRO, तो RBI ने 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो इंश्योर कर दिए हैं, क्योंकि कंट्री के अंदर लिक्विडिटी कंडीशन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, एंड ये 1 साल से 3 साल तक दिए जाते हैं। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड MSF से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि ये 1 से 28 दिन के लिए दिए जाते हैं, लेकिन जो आपके LTRO हैं वो 1 साल से 3 साल तक मिल जाते हैं। जो LTRO एंड जो रेपो है उसके अंदर क्या डिफरेंस है? LTRO के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, रेपो के अंदर फिक्स्ड नहीं होता। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे रेपो रेट आज इतना है, रिवर्स रेपो इतना है, तो वो चेंज होता रहता है। लेकिन LTRO फिक्स है, 1 से 3 साल के लिए दे दिया, फिक्स है। रेपो रेट 3 से 28 दिन में चेंज होता रहता है।
इसके अंदर बैंक का कोई बिड साइज़ नहीं है, कितना भी हो सकता है, तो LTRO। इसके अंदर 0.75% ऑफ NDTL, दैट इज़ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, तब कैलकुलेट करके ये आता है। एंड उसका 0.75% आपका टर्म डेपो जो है वो बैंक का बिड साइज डिसाइड होता है। ई कुबेर के थ्रू ऑक्शन कर सकते हैं, इसके अंदर भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर भी जो लिमिट्स हैं वो RBI सेट करता है दोनों के अंदर। देन देखिए GST कॉम्पनसेशन, तो ये भी हम पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से। सेंटर ने कहा है कि अब वो हेल्प करेगा स्टेट्स को, ताकि उनका जो सेस शॉर्टफॉल है उसको देखा जा सके। GST कॉम्पनसेशन एक्ट एक आया था 2017 में, जहाँ पे कहा गया था कि अगर देखिए 2017 में ये एक्ट आया था, अगर 2022 तक आपको कोई भी नुकसान होता है, किसी भी स्टेट को कोई भी नुकसान होता है, तो उसको कौन देखेंगे, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगी पहले 5 साल तक। एंड अभी तो नुकसान ही नुकसान हुआ है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन लगा, GST सेस कलेक्शन कम हुए, 40% गैप आ गया, GST रेवेन्यू गैप अराउंड 3 लाख करोड़ का आ गया। एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसको एक्ट ऑफ गॉड कहा कोविड की वजह से। तो कॉम्पनसेशन सेस मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो टैक्स है वो कम कलेक्ट हुआ एज जितना होप किया था, जितना सोचा था, तो इसकी वजह से अब जो सेंटर है वो इनको हेल्प करेगा लोन लेने में भी एंड ऑल। देन देखिए नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, तो 2022 का मिला है मिलग्राम, पोल आर मिलग्राम को एंड रॉबर्ट बी विल्सन को, क्योंकि इन्होंने ऑक्शन थ्योरी में इंप्रूवमेंट्स लेकर आए एंड न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स में इन्होंने इन्वेंशंस की हैं। तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, आपने भी देखा होगा बोली लगाना, तो उसके रूल्स फॉर्मेट पे डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा बोली कौन लगाता है। एंड अनसर्टेनिटी तो रहती है, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ इतनी कीमत की ना भी हो, लेकिन उसकी फिर भी कीमत ज़्यादा लग जाती है। तो पास्ट के अंदर आपका एक प्राइस था इकोनॉमिक्स के अंदर, दैट इज स्वेरेजेस रिक्स बैंक प्राइज, एंड उसको मिला था अल्फ्रेड नोबेल को। तो 51 टाइम्स मिला था टू 84 लॉरियट्स बिटवीन 1969 एंड 2019। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या क्या मिलता है, एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है, एक चेक मिलता है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का, यानी कि 1.1 मिलियन डॉलर। एंड अगर हम यूरोस की बात करें तो 9,50,000 यूरोस का चेक मिलता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को परचेज करने के लिए अलाउ कर दिया है, ये GST कॉम्पनसेशन की वजह से ही है। एंड ये 9 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था। मींस अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनको खरीदा बेचा जा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स के बीच में। एक दो तरीके के होते हैं, एक होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट जिसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, एंड एक होता है आउटराइट परचेज दैट इज़ परमानेंट। इसके अंदर सिर्फ सेल कर देंगे, वापस नहीं लेंगे। इसके अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपको दी जाएंगी, लेकिन कोई मेच्योरिटी डेट होगी जिसपे फिर ये वापस ले ली जाती हैं। देन देखिए इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एडवाइस किया है पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स को कि वो एक ऑफिसर को अपॉइंट करें एंड इंश्योर करें कि सभी की कंप्लेंट्स को टाइम पर सुना जाए। तो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन जो है वो इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स को हेल्प करेगा, ताकि उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो कोर्ट के बाहर ही सेटल डाउन हो सकें, कम पैसों के अंदर एफिशिएंट वे में एंड बिना किसी भेदभाव के। कोई भी पर्सन कंप्लेंट कर सकता है, एंड कंप्लेंट तभी हो सकती है अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी हो, रिजॉल्व नहीं की हो, आप सेटिस्फाइड नहीं है, एंड 30 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, तब आप इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के अंदर जा सकते हैं। एंड जो क्लेम है वो आपका 30 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ऑम्बड्समैन को अपॉइंट करेंगे कौन, इंश्योरेंस काउंसिल, एंड इनका जो टर्म रहेगा वो रहेगा 3 साल। सेटलमेंट, ऑम्बड्समैन एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे, कोशिश करेंगे डिस्प्यूट को सॉल्व कराने की। एंड अगर मान लिया जाता है तो ऑम्बड्समैन कंपनी को बोलेंगे कि जो भी डिसीजन लिया गया है उसे 15 दिन में अप्लाई किया जाए। अवार्ड क्या होगा, तो अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो ऑम्बड्समैन एक अवार्ड देंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर केसेस को सॉल्व करो, एंड विद इन मीन्स बाइंडिंग होगा ये इंश्योरेंस कंपनी के। लेकिन अगर मान लिया अवार्ड जो है वो पास कर दिया जाए, तो इंश्योरर जो है वो अवार्ड को देखे विद इन 30 डेज तो कंप्लाई करना ही करना पड़ेगा, एंड इंटीमेट भी करना पड़ेगा ऑम्बड्समैन को कि हमने अपना जो जो भी मीन्स कहा था, जो भी पे करने के लिए कहा था वो हमने पे कर दिया है। देन देखिए आयुष्मान सहाकर, तो ये भी हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि जो नेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इन्होंने हेल्प करने की कोशिश की है कंट्री में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए।
एंड लोन्स दिए जाएंगे एम्प्लॉयज़ को, फंड क्रिएट किया जाएगा। तो ये या तो स्टेट गवर्नमेंट या जो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो हेल्प करेंगे, वर्किंग कैपिटल भी देंगे, रिक्वायरमेंट्स जो जो होंगे उन्हें फुलफिल करेंगे। क्योंकि 52 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसे कॉपरेटिव्स रन करते हैं, जहाँ पे 5,000 से भी ज़्यादा बेड हैं एंड रूरल एरियाज़ में ये काफ़ी ज़्यादा है। तो एनसीडीसी का जो स्टेप होगा वो फार्मर वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा रहेगा। विलेजेस को हॉस्पिटल्स मिलेंगे, मेडिकल कॉलेजेस फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। एंड हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी है 2017, दैन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी है, जिसमें कहा गया है कि रूरल एरियाज़ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है। तो थैंक यू सो मच। पेज नंबर 71 टू पेज नंबर 90 आज हमने इस वीडियो के अंदर किया है। अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए देन बाय पेइंग जस्ट ₹90 यू कैन गेट दिस पीडीएफ। एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर दीज नोट्स बाय योरसेल्फ तो वो सबसे अच्छा है, जब आप लिखेंगे तो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।